नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। अठारह से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड की निःशुल्क एहतियाती डोज देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की सूची में शीर्ष पर। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु भारत रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 का पहला चरण शुरू। श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। श्रीलंका की संसद की बैठक कल। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के स्थान पर कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और प्रधानमंत्री चुनने के लिए दूसरे दौर के मतदान में ऋषि सुनक शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। और पीवी सिंधु सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। दोपहर समाचार में जागृति शर्मा के साथ मैं कनकलता। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगले 75 दिनों के लिए सभी वयस्कों के लिए कोविड रोधी एहतियाती डोज मुफ्त देने का अभियान आज से शुरू हो गया है। श्री मांडविया ने सभी पात्र लोगों से एहतियाती डोज लेने का आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 जुलाई से 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज देश के सभी 18 एवं नागरिक को फ्री किया है। इस उपलक्ष्य में हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी एम्प्लॉइज को प्रिकॉशन डोज देने के लिए स्पेशल सेंटर चालू किया गया है। सभी लोग प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं। देश के सभी 18 एबव नागरिकों को मेरा आग्रह है कि आप भी प्रिकॉशन डोज लगाइए। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार स्वस्थ और सुरक्षित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। ये विशेष टीकाकरण अभियान आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव का एक हिस्सा है। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आज नई दिल्ली में एहतियाती टीका लगवाया और 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर सभी पात्र लोगों को निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। इस विशेष अभियान का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने के काम में तेजी लाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस विशेष टीकाकरण अभियान का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी पात्र लाभार्थियों का पूर्ण कोविड टीकाकरण तेज करने की अपील की। श्री भूषण ने कहा कि यह चिंताजनक है कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के केवल 8% और 60 वर्ष से अधिक आयु के केवल 27% लोगों ने एहतियाती टीके लगवाए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 दिनों के कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव को जन अभियान के रूप में लागू करने का आग्रह किया गया है। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा, उत्तर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांवड़ यात्रा के मार्गों के अलावा प्रमुख मेलों, रेलवे स्टेशनों और अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने सभी सरकारी और निगम टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि इस अभियान के दौरान एक भी दिन जाया नहीं होगा और कोई भी लाभार्थी एहतियाती खुराक की मात्रा से वंचित नहीं रहेगा, ये सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थान, स्वास्थ्य एजेंसियों को भी इस मुहिम में शामिल करे और इस बारे में उचित जागरूकता उत्पन्न करने की पुरजोर कोशिश करे। इसी तरह मुंबई महानगर निगम टीकाकरण महोत्सव को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और मुंबई के कुल 229 टीकाकरण केंद्रों पर आवश्यक सभी व्यवस्थाएं तैनात है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज मंकीपॉक्स रोग से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में विदेश से आए ऐसे यात्रियों जिन्हें त्वचा संबंधी रोग हो, उनके निकट संपर्क में आने से बचने को कहा गया है।
दिशा निर्देशों में ये भी सुझाव दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को बुखार और शरीर पर लाल दाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। केरल में मंकी पॉक्स का देश में पहला मामला सामने आने के बाद उच्च स्तरीय केंद्रीय दल तिरुवनंतपुरम में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। ये दल स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपाय करने में सहायता करेगा। कोल्लम में रहने वाले 35 वर्षीय एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है और सरकार संक्रमण पर काबू पाने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स के मामले में केवल लक्षणों पर निगरानी रखना आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें श्री बिरला सदन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन मांगेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी रविवार को सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसी दिन सरकार ने भी सभी राजनीतिक दलों से सहयोग लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। ये सत्र इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति का चुनाव सोमवार को होगा जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होगा। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज चुनाव में समर्थन हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा किया। उन्होंने सांसदों, विधायकों और अन्य भाजपा नेताओं से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। सुश्री मुर्मू ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीनों के भीतर पूरा कर लिया गया है और अब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कल किया जाएगा। कुल 996 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और आगे चलकर इसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है। ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, जालौन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में देश में शीर्ष संस्थानों की सूची जारी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बनकर उभरा है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। रैंकिंग के अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद देश का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान है। आईआईएम बैंगलोर दूसरे और आईआईएम कलकत्ता तीसरे स्थान पर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज सबसे अच्छा दंत चिकित्सा कॉलेज है। आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर उभरा है।
इसके बाद IIT दिल्ली और IIT बम्बई का स्थान है। दिल्ली का मिरांडा हाउस सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है। दिल्ली का हिंदू कॉलेज दूसरे और चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज तीसरे स्थान पर है। जामिया हमदर्द देश का सर्वश्रेष्ठ फार्मेसी संस्थान है। रैंकिंग 2022 की सूची जारी करने के अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान और नवाचार की सदी होगी। श्री प्रधान ने कहा कि नवाचार और उद्यमिता राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का हिस्सा होंगे। श्री प्रधान ने कहा कि सभी संस्थानों को मान्यता और रैंकिंग के दोनों फ्रेमवर्क में आना होगा। 21वीं सदी को एक ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कहा जाएगा। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन 4.0 की अनफोल्डमेंट मशीन पावर से नहीं होगा तो नॉलेज बेस्ड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में होगा। हमें शिक्षा को अफोर्डेबल करना है, इसलिए भारत सरकार इस बार डिजिटल यूनिवर्सिटी की कल्पना किया है। बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन ODL की फ्रेमवर्क के अंदर अच्छे कोर्सेस भी चला रहे हो। शिक्षा को व्यवसायीकरण ना करते हुए लेकिन सामान्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी की उपयोग करना चाहिए वो करना पड़ेगा। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 देश के 500 शहरों और देश के बाहर 10 शहरों में आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 16, 19 और 20 जुलाई को भी होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा के आयोजन के लिए सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए हैं। सभी केंद्रों पर मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय पहले दौर की काउंसलिंग में इस वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में 30% और अनारक्षित तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 20% अतिरिक्त विद्यार्थियों को स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश देगा। इस दौर में अधिकतम सीटें भरने का प्रयास रहेगा। आकाशवाणी से बातचीत में कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि ऐसा करने से साल भर खाली पड़ी रहने वाली आरक्षित सीटों को भरने में मदद मिलेगी। CU में जो एडमिशन है इस बार CUET के स्कोर के आधार पे होंगे। पहले ये एडमिशन +2 के बेस पे होते थे। ये एक मेजर हमारा चेंज है। कई बार SC/ST की सीट्स खाली रह जाती थी, तो अब इस बार क्या है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग से एडमिशन होंगे। तो फर्स्ट राउंड में हमने सोचा है कि जितनी हमारी सीट्स हैं 30% एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हम एडमिट करेंगे SC/ST और PWDB कैटेगरी के अंदर, और 20% एक्स्ट्रा एडमिट करेंगे UR, OBC और EWS कैटेगरी के अंदर। जिससे क्या होगा कि सेकेंड और थर्ड राउंड पे आते आते जो वैकेंसी जाएगी भी वो काफी इससे अकोमोडेट हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में ही अपनी इच्छा का कॉलेज और सब्जेक्ट मिल जाएगा। आज कौशल भारत अभियान की 7वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वर्ष 2015 में आज ही के दिन इस अभियान का शुभारंभ किया गया था। कौशल भारत अभियान युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। एक रिपोर्ट। स्किल इंडिया मिशन के तहत हर साल 1 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 36 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 1,28,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में हर साल 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी। इसका उद्देश्य आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में देशवासियों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। ये पहल संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत की गई है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संपूर्ण देश के लिए गौरव का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड की निःशुल्क एहतियाती डोज देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों की सूची में शीर्ष पर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 का पहला चरण शुरू। श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। श्रीलंका की संसद की बैठक कल। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के स्थान पर कंजरवेटिव पार्टी का नेता और प्रधानमंत्री चुनने के लिए दूसरे दौर के मतदान में ऋषि सुनक शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं और पीवी सिंधु सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख रविवार को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम की ये 91वीं कड़ी होगी। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 जुलाई तक खुली रहेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला जम्मू कश्मीर एक नई सुबह की अगली कड़ी प्रसारित करेगा। इसका शीर्षक है लोक कला, लोकगीत और लोक संगीत की अनूठी दुनिया। इसमें इस क्षेत्र के लोक संगीत और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। ये विशेष कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। एफएम गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अभी तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इसी संग्राम की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। महिला मुक्ति के लिए एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने 1937 में आंध्र महिला सभा की स्थापना की। वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी थीं। दुर्गाबाई के मन में समाज सुधार का अंकुर उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में ही बो दिया गया था।
और वो सभी स्तरों पर महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के प्रति जागरूक थीं। शायद ये इस कारण हुआ कि समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेसालिंगम उनके दादा के करीबी दोस्त थे। दुर्गाबाई जब महज 12 साल की थीं, तो उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। उन्होंने कुछ स्वयंसेवकों के साथ राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए धन एकत्र किया था और जब वो गांधी जी से मिली तो उनके अनुरोध पर अपनी सोने की चूड़ियां भी उन्हें दे दी। पेशे से वकील दुर्गाबाई ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और विधवाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि उनका विवाह केवल 8 साल की उम्र में हो गया था। दुर्गाबाई एक प्रेरक सार्वजनिक वक्ता थीं और नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया था। वहां उन्होंने महिला अपराधियों की दयनीय स्थिति को समझा और उनके लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का सोचा। उनकी इस इच्छा शक्ति से हैदराबाद में आंध्र महिला सभा के मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र के लिए प्रोत्साहन मिला। संविधान सभा की सदस्य दुर्गाबाई ने हिंदू कोड विधेयक का मसौदा तैयार करने और उसे लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए उनके प्रयास संसद में पेश विधेयकों में उनकी भागीदारी में स्पष्ट दिखते थे। 1952 में उन्हें योजना आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। 1953 में वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष बनी। 1959 में सरकार ने उन्हें शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। दुर्गाबाई को कई सम्मान मिले, जिनमें यूनेस्को शांति पुरस्कार, पद्म विभूषण और पॉल जी हॉफमैन पुरस्कार शामिल हैं। 9 मई 1981 को उनका निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार महान भारतीय दुर्गाबाई देशमुख को नमन करता है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी शंकर खुदे को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 15 जुलाई 1918 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था। शंकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें 13 अक्टूबर 1942 को आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 18 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। कर्नाटक के बेलगाम जिले में हिंडालग सेंट्रल जेल में दिसंबर 1942 में गंभीर यातनाओं के कारण पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। धरती के इस वीर सपूत को हमारा नमन। सिद्धू भिवा पवार को भी याद कर रहे हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1902 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। सिद्धू भिवा ने खाटव तालुक सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 9 सितंबर 1942 को वे परशुराम घरगे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसमें 2000 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया था। आंदोलनकारियों ने देशभक्ति के गीत गाते हुए और राष्ट्रवादी नारे लगाते हुए अदालत की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए मार्च किया। मार्च करने वालों को पुलिस अधिकारियों ने रोक लिया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए उन पर गोलियां चलाईं। सिद्धू को गोली लगने से गंभीर चोट लगी और 30 सितंबर 1942 को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस महान शहीद को सदस्य मोहम्मद खान को भी याद कर रहे हैं, जो पंजाब के निवासी थे। वे आरंभ में ब्रिटिश भारतीय सेना में सैनिक थे, लेकिन 1942 में वे मलाया में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने 15 जुलाई 1944 को बर्मा में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। भारत के इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्से के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। श्रीलंका में संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धन ने कहा कि कल संसद की बैठक होगी। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्से का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। स्पीकर ने बताया है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप 7 दिन के अंदर संसद के जरिए नए राष्ट्रपति का चुनाव किए जाने की आशा है। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के स्थान पर कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और प्रधानमंत्री चुनने के लिए दूसरे दौर के मतदान में वित्त मंत्री ऋषि सुनक 101 वोटों के साथ शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। व्यापार मंत्री पेनी मोर्डॉन्ट 83 मतों के साथ दूसरे और विदेश सचिव लिज ट्रस 64 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। पीवी सिंधु सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन की हॉन यू को 17-21, 21-11, 21-19 से हराया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल जापान की आया ओहोरी से हार गई हैं। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणॉय भी जापान के कोडाई नारोका से हार गए हैं। जम्मू कश्मीर में 270 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रात भर हुई तेज बारिश के कारण वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। ये राजमार्ग हर मौसम में कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र संपर्क मार्ग है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि रामबन सेक्टर में भी तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अस्थायी रूप से रोका गया है। अमरनाथ यात्रा भी रामबन जिले के चंद्रकोट में रोक दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कुछ राहत मिली है। हालांकि जल भराव के कारण कुछ हिस्सों में जनजीवन अभी भी बाधित है। उधर तेलंगाना में गोदावरी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ की चपेट में आए भद्राचलम में राज्य सरकार के अधिकारी अतिरिक्त राहत और बचाव सामग्री भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार को भद्राचलम में राहत और बचाव कार्यों के लिए एक और हेलीकॉप्टर तथा अतिरिक्त सामग्री भेजने का निर्देश दिया है। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। लगातार तेज से बहुत तेज बारिश के कारण श्रीगंगानगर में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। पानी निकालने के लिए जिलाधिकारी ने सेना के अधिकारियों से संपर्क किया है। अगले 48 घंटों में कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड की निःशुल्क एहतियाती डोज देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की सूची में शीर्ष पर। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु भारत रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 का पहला चरण शुरू। श्रीलंका में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। श्रीलंका की संसद की बैठक कल। पीवी सिंधु सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।